डियर स्टूडेंट, अभी जो हमारा टॉपिक है वो स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर का जो स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है n इक्वल टू एन एस इंटू वन माइनस एस। और एन एस क्या है? सिंक्रोनस स्पीड। एस क्या है? स्लिप। उसके बाद हम जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड एन एस इक्वल टू क्या होता है? 120 f/p। एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और पी क्या है? नंबर ऑफ पोल। तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा है? आप देख रहे हो, फ्रीक्वेंसी, pole or slip. So there are three methods for controlling the speed of induction motor: by varying the pole, number of pole, by varying the supply frequency, and by varying the slip. Clear? तो यही तीन मेथड्स मैंने लिख दिया है। अब बताओ आप कि ये जो स्पीड है क्या पी नीचे में है ना, यहाँ पे देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोल, नंबर ऑफ पोल, है ना। मतलब अगर पोल बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगा? घटेगा, है ना। तो अभी कोई दो पोल का है, कोई चार पोल का होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि दूसरी बात कि ये जो मेथड है ओनली फॉर स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए है। और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में दो या मैक्सिमम चार पोल ही हम यूज करेंगे। क्लियर? तो आपने क्या देखा? बाय वेयरिंग द पोल वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या है कि अब क्या देख रहे हो कि एन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। मतलब अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो स्पीड भी चेंज होगा। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ द इंडक्शन मोटर भी बढ़ेगा। लेकिन उसमें एक चीज याद रखना है आपको कि वोल्टेज, मतलब स्टेटर वोल्टेज डिवाइड पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्यों कांस्टेंट होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। आप जानते हो कि इंडक्शन मोटर भी ट्रांसफार्मर की तरह होता है। तो इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर वोल्टेज होगा और ट्रांसफार्मर के इंड्यूस्ड ईएमएफ ई1 के बराबर होगा। और ई1 का फॉर्मूला क्या होता है? 4.44 एफ एन वन एंड फाइव एम। एफ क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फाइव एम म्यूचुअल फ्लक्स, एन वन क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन द स्टेटर वाइंडिंग। अगर इम्पीडेंस Z1 को आप नेग्लेक्ट मान लेते हो, I1 को नेग्लेक्ट मान लेते हो, तो E1 और V1 क्या होगा? दोनों सेम हो जाएगा। V1 क्या है? पर फेज स्टेटर वोल्टेज। तो आप क्या देख रहे हो इससे कि V1 इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड म्यूचुअल फ्लक्स। तो इससे म्यूचुअल फ्लक्स इसका क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू V1 बाय F। मतलब क्या हो गया कि म्यूचुअल फ्लक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज, है ना। लेकिन हमारा एम क्या है? फ्लक्स को आप कांस्टेंट रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज करेगा, है ना। लेकिन हमारा एम क्या है? फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो साथ साथ आपको वोल्टेज भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करेंगे तो सप्लाई वोल्टेज को आपको डिक्रीज करेगा, ताकि क्या हो जाए? दोनों का रेशियो कांस्टेंट हो जाए। इससे म्यूचुअल फ्लक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप स्पीड को आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी का यूज करके चेंज कीजिएगा तो रेशियो ऑफ स्टेटर वोल्टेज पर सप्लाई फ्रीक्वेंसी शुड बी कांस्टेंट। नाउ तीसरा क्या है कि बाय वेयरिंग द स्लिप। तो स्लिप को कैसे वेरी करेंगे हम, है ना। स्लिप वेरी करने का मतलब स्पीड वेरी होगा। स्पीड वेरी कब होगा? जब टॉर्क वेरी होगा। टॉर्क कब वेरी होगा? जब वोल्टेज को आप चेंज करेंगे। और भी मेथड्स है। तो पहला मेथड लिखा मैंने, एस कैन बी वेरीड बाय वेरिंग द सप्लाई वोल्टेज। जब सप्लाई वोल्टेज वेरी करेंगे तो आप जानते हो कि टॉर्क जो होता है सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर ना। तो टॉर्क बढ़ेगा तो बेसिकली कि स्पीड बढ़ेगा। स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका स्लिप क्या हो गया? कम होगा, है ना। तो आप क्या करो? स्लिप क्या हुआ? चेंज हुआ। इसका मतलब बाय वेरिंग द सप्लाई वोल्टेज यू कैन चेंज द स्लिप। जब स्लिप चेंज हुआ तो इंडक्शन मोटर का स्पीड क्या हो गया? चेंज हो गया। उसके बाद दूसरा है क्या कि आप जानते हो कि रोटर के सर्किट में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो, जो कि किस में होता है? ओनली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में होता है ना। तब जब रोटर का रेजिस्टेंस ऐड कीजिएगा तो टॉर्क पे इफेक्ट पड़ता है ना। फॉर फॉर ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि टॉर्क क्या हो रहा है? घट गया। टॉर्क घटेगा तो स्पीड क्या हो गया? टॉर्क बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने रेजिस्टेंस का कैसा वैल्यू लिया है। क्लियर ना। इस केस में मैंने मान लिया है क्या किया कि टॉर्क क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है ना।
तो टॉर्क क्या हो गया, घटेगा, टॉर्क घटेगा तो स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा तो स्लिप क्या हो गया, चेंज हो गया। क्लियर? ये दूसरा मेथड है स्लिप को चेंज करने का। तीसरा क्या है कि आप रोटर साइड में जो वहां पे वोल्टेज क्या था E2, उसमें उसी वाइंडिंग में आप क्या कर, एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स को आप ऐड कर दीजिए। जो वोल्टेज सोर्स को आप ऐड करेंगे रोटर सर्किट में, उस वोल्टेज को बोलते हैं फॉरेन वोल्टेज। उसका जो रेजिस्टेंस होगा RF हो गया फॉरेन रेजिस्टेंस, उसका जो रिएक्टेंस होगा उसको बोलेंगे हम फॉरेन रिएक्टेंस, है ना। तो RF XF, है ना। और दूसरी बात कि उस फॉरेन वोल्टेज का जो फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो E2 के फ्रीक्वेंसी के बराबर होना चाहिए। क्लियर? तो अब दो केसेस है कि आप बैटरी को कैसे लगाते हो। बैटरी को आप क्या करोगे, बैटरी को इस तरह लगाओ ताकि E2 और EF का पोलरिटी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो एडिशन हो जाएगा। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 प्लस EF डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस टोटल रिएक्टेंस का स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हो कि वोल्टेज का एडिशन होने से क्या हो गया, करंट क्या हो गया, बढ़ गया। करंट बढ़ेगा तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू क्या, आई स्क्वायर, है ना। तो टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा तो स्लिप क्या हो गया, कम हो जाएगा, तो स्लिप चेंज हो गया। दूसरा क्या है कि आप जो फॉरेन वोल्टेज आप ऐड करोगे उसकी पोलरिटी क्या हो जानी है, E2 के अपोजिट होना चाहिए। मतलब दो बैटरी है जो एक दूसरे के अपोजिंग नेचर्स में है, तो करंट क्या हो जाएगा, E2 माइनस EF डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस टोटल रिएक्टेंस का स्क्वायर। अब क्या देख रहे हो, करंट घटेगा, करंट घटा तो टॉर्क घटा, टॉर्क घटा तो स्पीड घटा, स्पीड तो स्लिप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही तीन मेथड था स्पीड को कंट्रोल करने का। ओके, बाय वेयरिंग द, पहला क्या हो गया, बाय वेयरिंग द नंबर ऑफ पोल, दूसरा बाय वेयरिंग द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एंड बाय वेयरिंग द स्लिप। और स्लिप को वेरी करने का तीन तरीका मैंने बताया, बाय वेयरिंग द सप्लाई वोल्टेज, बाय एडिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट, and by adding the foreign voltage in the rotor circuit. Thank you.